हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते नमस्कार। मैं हर्षित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए मजेदार भरे इस वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं भूगोल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इस टॉपिक पे। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे भूगोल का नाम सुनते ही कि अच्छा, ये तो पढ़ाने वाले कई टीचर हैं और हम पढ़ते भी हैं भूगोल को अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट करने के लिए, और कई लोगों ने इसे एज ए सब्जेक्ट भी ले रखा है 12th करने के बाद उच्चतर शिक्षा में। पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये वीडियो उन सभी वीडियो से बहुत ही अलग है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के अंदर जो डाटा दे रखा है पृथ्वी से रिलेटेड, विश्व से रिलेटेड, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। मतलब मैं आपको भूगोल पढ़ाने वाला नहीं हूँ, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं भूगोल का विकास कैसे हुआ इस टॉपिक पे। मतलब वैसे तो हम भूगोल को एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पर इसे सब्जेक्ट किन महान महान लोगों ने बनाने का काम किया। मतलब किन किन महान लोगों ने ऐसा सोचा कि इसे एज ए सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, और अगर ये सब्जेक्ट बनेगा तो इसमें बड़े ही स्टूडेंट्स की तादाद में इसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाएगा। तो उनकी ये दूरदृष्टि कौन था पुराने टाइम में, ठीक है, कि ऐसी ऐसी चीजें भी एक जो सभी सब्जेक्टों से लिंक करे, ठीक है, वो एक ऐसी किताब में रखा जाए। ठीक है, पूरा डाटा, पृथ्वी का लेखा जोखा, उसे ही भूगोल कहते हैं, मैं आपको बता देता हूं। तो वो डाटा उसमें डाला जाए और कॉलेजों में, स्कूलों में इसे अच्छी रुचि के साथ पढ़ाया जाए। तो ये सोचे गए थे। ऐसे महान महान बहुत इंसान हुए हैं जिन्होंने इनके बारे में खोज की थी, सर्च किया था, और वो चीजें इसमें डाली गई। मतलब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये तो है लैंग्वेज से रिलेटेड सब्जेक्ट। ठीक है, कॉमर्स, साइंस, मैथ्स और ये जीके से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है, इनकी एक अलग ही ग्रोथ हुई थी। जैसे जैसे चीजों की खोज होती गई, जैसे मैथ्स में फॉर्मूलाज, और साइंटिस्ट ऐसे थे गणितज्ञ जिन्होंने अलग अलग थ्योरी दी अपनी, तो उनसे धीरे 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 ऐसी चीजें हमारे साथ इकट्ठा होती गई जिनसे हमें एक मैथ्स एज प्रॉपर सब्जेक्ट मिला। इसी तरह साइंस में ऐसे सोचो, ऐसी खोज नहीं होती तो ये सब्जेक्ट बन जाते क्या। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये तो है मतलब लैंग्वेज हम बोलते हैं, उसके लिए ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना जरूरी है। पर उनकी एक अलग ही ग्रोथ हुई थी और सब्जेक्टों की। इसी प्रकार ज्योग्राफी, मतलब ये पहले सब्जेक्ट नहीं था, पढ़ा नहीं जाता था, पर लोग ऐसे महान महान हुए जिन्होंने ये सोचा कि अगर इसे एक सब्जेक्ट की तरह देखा जाए और पढ़ा जाए स्कूल और कॉलेजों में, तो बड़ा ही रुचिदार ये विषय होगा और इसे पढ़ा जाएगा। और जो आज वर्तमान में देखने को भी मिल रहा है, हम इसे बड़े ही इंटरेस्ट के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, और किन्हीं क्या, बहुत से लोगों का ये फेवरेट सब्जेक्ट भी बन चुका है। तो हम बात इसी पे करने वाले हैं कि पुराने, मतलब 10वीं ईसा पूर्व है, 10वीं सदी ईसा पूर्व है, मतलब ईसवी, और उससे भी 10 सदी पहले से लेके और वर्तमान तक इस सब्जेक्ट की ग्रोथ, इस सब्जेक्ट का विकास कैसे हुआ, तो वो आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं। तो शुरुआत हम भूगोल के अर्थ से करते हैं। भूगोल का अर्थ लिया गया है मतलब पृथ्वी का लेखा जोखा, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, और इससे ज्यादातर अभी के टाइम पे इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा नहीं जा रहा है भूगोल के विकास को। भूगोल को तो पढ़ा जा रहा है, क्योंकि भूगोल का विकास है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हो, आपको बाई चांस एक दो वीडियो मिलेंगी इस पे, और उसमें भी कम जानकारी और कम व्यूज है। तो इस टॉपिक को ज्यादा पढ़ा नहीं गया, और ऐसे बीएससी, बीए और बीकॉम जैसे मतलब ग्रेजुएशन वाले इन फील्ड्स में इसे एक माइनर सब्जेक्ट का दर्जा देके रख दिया गया। जबकि जितने भी भूगोल पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उन्हें ये, उनके लिए ये बेसिक नीड का काम करता है, उन्हें ये जरूर पढ़ना चाहिए ये टॉपिक, भूगोल का विकास। कितनी ही महारत हासिल हो भूगोल सब्जेक्ट में, पर जब तक ये भूगोल का विकास टॉपिक नहीं पढ़ ले, उसे ऐसा लगता है कि हाँ हाँ थोड़ा बहुत खाली है, अभी तक पूरा नहीं पढ़ा। और जब ये टॉपिक कोई पढ़ लेता है, मतलब भूगोल भी पढ़ लिया, भूगोल में जो भी दे रखा है, और भूगोल का विकास के बारे में भी उससे पता चल गया कि इसका विकास कैसे हुआ, तो फिर वो मतलब ऐसे भरा हुआ फील करता है कि हाँ, मैंने भूगोल के बारे में अच्छे तरीके से सारी चीजें पढ़ी। संभावित है कि भूगोल मतलब पुराने जो बौद्धिक कार्य थे उनका केंद्र माना जाता था, और जो मतलब यूनानी और अरेबियन और इंडिया, चाइना, ऐसे देश के जो लोग थे, विद्वान विद्वान लोग, उन्होंने पहली बार ऐसा साहस किया था पुराने टाइम में, प्राचीन काल में, कि वो अलग अलग देश का भ्रमण करे और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करे और उन्हें पूरी जनता तक फैलाने का काम करे। तो उनका ये पहला कदम उठाया गया था उन महान विद्वानों द्वारा। तो इस भूगोल यानी ज्योग्राफी की इस इंटरेस्टिंग जर्नी को हम ईसा से
लगभग 10वीं सदी पहले से लेके चलने का प्रयास करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं हम 10वीं सदी ईसा पूर्व से। तो वहां पे हमारा हिंदू धर्म है ना, वो बड़ा ही महान है। ठीक है, तो हिंदू धर्म में है प्रमुख रूप से 4 वेद, मेन उनमें से एक प्रमुख वेद है अथर्ववेद। तो जैसा कि आप आजकल सुन भी रहे हैं कि जितने भी ऐसे साइंटिस्ट लोग साइंस में अलग अलग तरीके के आविष्कार करते हैं, वो ऐसे सर्च करने पे पता चलता है कि अच्छा ये तो हमारे वेदों में पहले से था, इसकी इसके बारे में चर्चा हमारे वेदों में पहले से हो गई थी। तो इसका हमें पता चलता है। इसी प्रकार जो हमारे जो ये ज्योग्राफी भूगोल हम पढ़ते हैं, उसका ईसा से 10वीं सदी पहले, आप मान लो कितने टाइम पहले की बात कर रहा हूं मैं, उसमें अथर्ववेद में पहले से लिखा हुआ था कि भू लक्षणों के बारे में, ठीक है, और जैव भूगोल के बारे में और मानव बस्तियों के बारे में पहले से व्याख्या की गई थी उस अथर्ववेद के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे हिंदू धर्म की बड़ी ही विशेषता थी। इसी प्रकार जो भारत के और बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के जो मनु ऋषि थे, ठीक है, वो मतलब एक जगह नहीं रहते थे, वो अपने धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग विचरण करने लग जाते थे। मतलब एक जगह स्थिर नहीं रह के और अलग अलग देशों में चले जाते थे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए। तो ये पहली शुरुआत थी। अब आप सोचोगे कि ये अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जाते थे, तो इनसे भूगोल मतलब ज्योग्राफी के ऊपर क्या फर्क पड़ा? तो फर्क इससे ही सबसे ज्यादा पड़ता है, ये अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह घूमने के लिए जाते थे, यात्रा करने के लिए जाते थे। तो इनसे क्या फर्क पड़ता था, ये अलग अलग तरह के कल्चर को, अलग अलग तरह की संस्कृति को ये जानते थे और उनको अपनाने का काम करते थे। मतलब जैसे भारत के अंदर जो मनु ऋषि रहते थे, वो जाते थे वहां से लेकर, मतलब आप मान लो अफ्रीका चले जाते थे और अफ्रीका वाले इंडिया में आ जाते थे। ठीक है, तो उससे क्या फर्क पड़ता था, अफ्रीका वाले इंडिया के कल्चर को जानते, इंडिया वाले अफ्रीका के कल्चर को। और ज्यादातर हमारे जो एशिया का इस साइड वाला साउथ वाला एरिया, मतलब इंडिया का और अफ्रीका वाला, यहीं पे सबसे ज्यादा कल्चर देखने को मिलता था, सांस्कृतिक चीजें। तो ये जब अपने धर्म के प्रचार के लिए इधर उधर जाते थे, तो इनके कल्चर का वो होता था मिक्सचर, और उससे एक नई संस्कृति का जन्म होता था, एक नई संस्कृति का विकास होता था। ऐसे तो बैठे रहते थे पहले के लोग कि हाँ हमारी जगह बस है, उनको ज्यादा नहीं पता था पृथ्वी गोल है, ऐसे है सब कुछ, सूरज ऐसे काम करता है, पृथ्वी उनके चारों ओर घूमती है, इसका इनको बिल्कुल भी नहीं पता था। वो तो अपनी मौज में रहते थे। पर जब उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाने का सोचा, उनको पता लगा कि ऐसे अलग अलग जगह भी होती हैं। तो भारतीय मनु ऋषि जो थे, उन्होंने ज्यादातर मध्य एशिया, ठीक है, और जो हमारा दक्षिण एशिया है और पूर्वी दक्षिणी एशिया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा अपने धर्म का प्रचार किया, और अफ्रीका में भी। इसी प्रकार चीनी विद्वानों ने भी, जो चीन के प्रमुख विद्वान थे, उन्होंने भी अलग अलग जगह जाके मतलब भारत की यात्रा की और वहां के कल्चर को जाना। तो ये यात्रा जो करना था, ये उस टाइम का लगभग ट्रेंड ही बन चुका था। तो मिस्र के लोग, यूनान, इराक और अरब के लोग जो थे, वो भी यात्राएं करने लगे थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे थे, जिनसे उनकी सभ्यता का भी विकास हुआ। तो अगर जब ये यात्राएं करने लगे थे, तो फिर जो अज्ञात देश थे, उनके प्रथम खोजकर्ता भी यही कहलाए उसके बाद में। और मतलब उस टाइम पे हम भी होते तो भाग्यशाली बन जाते और प्रथम खोजकर्ता भी कहलाते उन देशों के। अब आप सर्च करके देखोगे कि कौन कौन से ऐसे प्रथम खोजकर्ता है, मतलब प्रमुख प्रमुख देशों के। जैसे आपको भारत के प्रथम खोजकर्ता का पता भी होगा, कमेंट में जरूर लिखना। इतना तो आपको भूगोल का ज्ञान होना, नॉलेज होना जरूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन प्रथम खोजकर्ता महान महान व्यक्तियों के ज्ञान से एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। ठीक है, और मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, तो इससे एक का कल्चर दूसरे देश में चला जाता था और उसका कल्चर किसी दूसरे देश में चला जाता था। इससे विविधता में एकता का एहसास होता था। मतलब देश तो अलग अलग थे, फिर भी एकता उनमें झलकती थी। ये उस टाइम की सबसे सुंदर बात थी, और इसी से भूगोल का और आगे विकास होना प्रारंभ हुआ। अब धीरे धीरे हम टाइम को आगे लेके जाते हैं। ठीक है, 10वीं सदी ईसा पूर्व की हमने बात कर ली। अब धीरे 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 टाइम आगे बढ़ा तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में अब हम कुछ ऐसे ऐसे महान भूगोल वेत्ताओं के नाम जानेंगे, जिन्होंने मतलब एक अलग ही काम किया इस क्षेत्र में, इसको आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि खोज जैसे जैसे हुई, उसी तरह तो इस भूगोल का विकास हुआ। तो खोज पहले क्या हुई, सबसे पहले 6ठी सदी ईसा पूर्व की बात है,
मिलिट्स नामक एक देश है, वहां पे एक हेल्स नाम का बंदा था, मतलब यूनानी भूगोल व्यक्ता था वो। उसने सर्वप्रथम पृथ्वी के भौगोलिक आकृति और उसके आकार के बारे में विस्तार से बताया। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, ऐसे ऐसे महान महान लोग आए, ऐसे ऐसे बंदे आए जिन्होंने मतलब आग क्रांति लगा दी इस क्षेत्र में, भूगोल के विकास में। ठीक है, क्योंकि खोज ताबड़तोड़ होनी चालू हो गई, जिससे भूगोल में मतलब ऐसे मैटर जुड़ते गए कि अच्छा ये चीजें भी होती हैं, लोगों को पता चलने लगा। तो इससे चीजें जुड़ती गई और भूगोल एज ए सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर होता गया। तो बात करते हैं टोलिनी नाम के एक बंदे की, जो दूसरी सदी ईसा पूर्व में उसने सबसे पहले मानव चित्रों को बनाने, ठीक है, और उनकी स्थिति दर्शाने के लिए अक्षांश और देशांतर के बारे में विस्तार से बताया। अब आप जब भूगोल पढ़ते हो तो शुरुआत में टीचर सबसे पहले स्टार्ट करता है अक्षांश और देशांतर से। फर्स्ट टॉपिक आपका यही होता है, ठीक है। तो वो ऐसी फर्स्ट टॉपिक नहीं था, सबसे पहले इसके चीज के ऊपर विस्तार से टोलिनी नाम के बंदे ने बताया था। अब जैसे जैसे टाइम और आगे बढ़ा, मतलब दूसरी सदी से प्रथम सदी ईसा पूर्व में हम चले, कहानी को आगे बढ़ाएं, तो उसमें आप समझ रहे हो ना, ईसा के बाद में वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ईसा पूर्व दूसरी सदी से प्रथम सदी ईसा पूर्व में, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो उसमें क्या हुआ, एक और रोमन भूगोल व्यक्ता, आप साइंटिस्ट मान सकते हो, सेबो नाम का एक बंदा आया, उसने 17 खंडों में पूरे विश्व का विस्तार वर्णन करके हमें बताया। तो ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए, भारतीय ज्योतिषी और ये जो भूगोल व्यक्ता जितने भी थे, इनका मतलब इनके दिमाग को सैल्यूट है, इनका दिमाग बहुत ज्यादा विकसित था, ये हम मान सकते हैं। तो अब धीरे धीरे और आगे टाइम बीता, तो मतलब आप कोपरनिकस जानते होंगे, कोपरनिकस जैसे ईसा है ना, उसी तरह कोपरनिकस है। आप नहीं जानते तो आप अभी सर्च करके देख सकते हैं, या फिर आप जब भी भूगोल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कोपरनिकस से एक सदी पूर्व आर्यभट्ट, हमारे वाले साइंटिस्ट का नाम आ ही गया आखिरकार। तो आर्यभट्ट ने सूर्य केंद्रीय ब्रह्मांड के बारे में सविस्तार वर्णन किया। सूर्य केंद्रीय ब्रह्मांड मतलब सूर्य केंद्र है और उसके चारों ओर ग्रह हैं, वो रोटेट कर रहे हैं, तो वो होता है सूर्य केंद्रीय ब्रह्मांड, ठीक है। तो उसके बारे में हमारे साइंटिस्ट, हमारे भूगोल वेत्ता आर्यभट्ट ने बताया था। भाई साहब वैसे नहीं है हमारे वाले, ठीक है। अभी जो न्यूटन था, न्यूटन ने, अब वाले जो साइंटिस्ट है ना, जो अब काम कर रहे हैं, वो हमारे वाले पहले ही कर चुके थे। न्यूटन से 1200 साल पहले भास्कराचार्य नाम के हमारे वो ऋषि हुआ करते थे हमारे देश के, उन्होंने पहले ही ग्रेविटी के बारे में विस्तार से बता दिया था। और वो अब अपनी बढ़ाई फेंकते कि अच्छा हमने खोज की है, क्योंकि अब लिखने लगे। पहले वाले टाइम में उन्होंने ये दर्ज नहीं करवाया था, दर्ज करवाने वाला सिस्टम ही नहीं हुआ करता। इंटरेस्ट आ रहा है ना, बढ़ रहा है ना इंटरेस्ट? अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं अभी नहीं बोलूंगा, लास्ट में करना है, क्योंकि लास्ट तक आपको जब इंटरेस्ट से आप बढ़ जाओगे तो आपकी अंगुली खुद टच होगी सब्सक्राइब बटन पे। तो आगे चलते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे तीसरे महान विद्वान व्यक्ति पे आते हैं, जिनका नाम था कालिदास। आप सभी उनसे परिचित होंगे, उनकी कहानी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो सर्च करके अभी उनकी कहानी सुनिए, उनकी कहानी से आप जरूर प्रेरित होंगे, ठीक है, अपनी लाइफ में। तो जो कालिदास थे, उनकी जो एक किताब थी मेघदूत, उनमें भी भूगोल का सटीक और सविस्तार वर्णन सुनने को देखने को मिलता है। किस जगह का? मध्य एशिया का, मतलब मध्य भारत का ज्यादातर देखने को मिलता है। अरब के लोग जो थे, महान महान व्यक्ति, उन्होंने भी इस दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा इस पर्याप्त ज्ञान को विश्व में दूर दूर फैलाने का काम भी किया है। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि जो जो ज्ञान मिला वो फैलाने का प्रयास किया, जिससे सभी लोग इससे परिचित हो और ये जो भूगोल है उसका विकास होता रहे, ठीक है। तो उसके बाद आए 14वीं सदी। अब सदी की बात करने लगा हूं मैं आगे ही, ठीक है। उसमें आए इब्न बतूता भारत की सैर करने के लिए। तो उन्होंने अपनी जो पुस्तकें लिखी उनमें भारत की भूमि और भारत के लोगों के बारे में बताया। 14वीं सदी से 18वीं शताब्दी के बीच में क्या क्या काम हुआ वो मैं आपको एक बार में बताने का प्रयास करता हूं कि यूरोप में बहुत जनसंख्या पाई जाती थी, और 14वीं से 18वीं शताब्दी में सबसे मेन काम जो हुआ वो ये था कि जो पानी के अंदर मार्ग थे, समुद्री मार्ग थे, उनकी खोज होने लगी थी। और समुद्री मार्गों की खोज हो गई थी तो उसके बाद में तो यूरोप जो बहु जनसंख्या वाला देश था,
उससे अल्प जनसंख्यक देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों में लोग प्रवास करने लगे, जाने लगे। ठीक है, जिनसे क्या फर्क पड़ा? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अफ्रीका ये संसाधन संपन्न देश थे और यूरोपियों ने इनका बड़ा ही उपयोग लिया। ठीक है, इन संसाधनों का आर्थिक और राजनीतिक रूप से बड़ा ही मजा लूटा। 18वीं शताब्दी के अंत तक हमारे पास जितने भी सबूत इकट्ठा हुए, भौगोलिक विवरण जितने भी हमें मिले, उनका साइंटिफिक एनालिसिस मतलब वैज्ञानिक विश्लेषण होना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, उनके ऊपर चर्चाएं होने लगी थी, उनके ऊपर रिसर्च और ज्यादा होने लगे थे, जितने भी हमें अभी तक क्लू मिले थे। इस साइंटिफिक एनालिसिस में दो भूगोलवेत्ता एवी हम्बोल्ट और कार्ल रिटर ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये प्रमुख साइंटिस्ट थे उनमें। इससे पूर्व महान जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांत ने क्या किया? जो संगठित और वस्तुनिष्ठ ज्ञान होता है, जिसे हम लोग विज्ञान के नाम से जानते हैं, विज्ञान की यही परिभाषा है, उसमें भूगोल को एक उचित स्थान दिया। ठीक है, उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया। ठीक है, तभी हम भूगोल जो पढ़ते हैं उनमें हमें थोड़ा विज्ञान मेल खाता मिलता है कि हाँ, विज्ञान से ज्यादातर लिंक हो रहा है। लिंक तो सभी सब्जेक्टों से हो रहा है, आप अगर इसे विस्तार से पढ़ोगे तो, पर ज्यादातर ये विज्ञान मतलब साइंस से लिंक होता है। और ये काम किसने किया था? इमैनुअल कांत ने किया था कि इसे विज्ञान से जोड़ना। उन्होंने जियोग्राफी यानी भूगोल को 5 उपभागों, गणितीय भूगोल, नैतिक अर्थात सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है, और धार्मिक भूगोल, व्यवसायिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, इन 5 उपभागों में बांटने का काम किया। इस टाइम तक स्कूल और कॉलेजों में भूगोल बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक या सब्जेक्ट बन चुका था, क्योंकि इसमें इच्छुक जो प्रवासी थे, जो एक देश से दूसरे देश घूमना चाहते थे, प्रशासक जो लोग थे, व्यवसाय करने वाले जो लोग थे, उनको इससे बड़ी ही इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलनी प्रारंभ हो गई। इसलिए ये स्कूलों और कॉलेजों में बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बन गया। अगर आपको मैं बताऊं तो मुझे भी ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, बड़ा ही इंटरेस्ट आता है इसे पढ़ने में, और मेरे टॉप 5 फेवरेट सब्जेक्ट में इसका एक अहम स्थान। तो दोस्तों, अभी भी ये जो सब्जेक्ट था, ठीक है, ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बन पाया था, मतलब भूगोल का विकास पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था। तो इसमें ज्यादातर चर्चा क्या देखने को मिलती थी? लोगों के बारे में और स्थानों के बारे में। ठीक है, पर इसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें प्राकृतिक पर्यावरणीय चीजों को और ऐड किया गया, मतलब प्राकृतिक पर्यावरणीय क्षेत्रों में मानव की प्रतिक्रियाओं की विभिन्नता इसमें ऐड की गई और प्रस्तुत की गई। तब ये ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन के तैयार हुआ जिसे देखने के लिए, मतलब जिसे पढ़ने के लिए लोग लालायित होने लग गए। ये तो हमने 18वीं सदी तक की बात कर ली। अब हम धीरे धीरे एंटर होते हैं 19वीं सदी में। ठीक है, और धीरे धीरे पास भी आते जा रहे हैं। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भूगोल को पर्यावरण और मानव के बीच गतिक संबंधों और उनके भूपृष्ठ पर प्रभाव देखने के लिए भूगोल उभर कर आया। परंतु प्रकृति और मानव संबंधों के मत पर जो भूगोल वेत्ता लोग थे वो एक मत नहीं थे। ये हमें आज भी देखने को मिल रहा है। जब हम भूगोल यानी ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि एक मत या फिर एक निर्णय किसी भी टॉपिक पे देखने को नहीं मिलता है। उनकी अलग अलग थ्योरियां देखने को मिलती है, एक मत नहीं होता भूगोल वेत्ताओं का। ये आगे जाके बड़ी एक चुनौती सामने आई। इस चीज से क्या फर्क देखने को मिला? जो हमारे भूगोल वेत्ता साइंटिस्ट महान महान व्यक्ति जो थे वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गए, दो गुट में बट गए। जिससे पहला ग्रुप था वो क्या कहता था कि पर्यावरण मानव और उसकी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, पर्यावरण मानव और उसकी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसलिए इस समूह को क्या कहा गया? इस समूह को नियंत्रणवादी समूह या नियंत्रणवादी ग्रुप कहा गया। ठीक है, तो इसका मतलब लीड रोल में कौन कौन थे? फ्रेडरिक रेडजेल और एल्सवर्थ हंटिंगटन ने इस पूरे समूह का नियंत्रण किया। दूसरी तरफ वे भूगोलवेत्ता या वे लोग थे जिन्होंने ये प्रतिपादित किया कि मानव, इसमें मानव महत्वपूर्ण है, मानव अपने नए नए अवसरों के लिए प्रकृति या पर्यावरण को कैसे भी परिवर्तित कर सकता है। मतलब ये संभावना टाइप हो गई, एक संभावना टाइप हो गई कि मानव कैसे प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है। तो ये संभववादी ग्रुप या संभववादी समूह कहलाए। ठीक है, तो इनका मेन लीड रोल किसने किया? एक तो विडल टी लाब्लास थे और एक एल फिरबर थे, जिन्होंने इसका
लीड रोल किया। आप सर्च करके भी देख सकते हैं। इस प्रकार 19वीं सदी तक की कहानी जारी रहती है और 19वीं सदी होने के बाद जब हम एंटर करते हैं अपनी वाली वर्तमान वाले इस जनरेशन वाले टाइम में 20वीं सदी में, तो उसमें क्या होता है, भूगोल एक ऐसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में उभर कर आता है जिसका भूपृष्ठ पर अध्ययन दो दो प्रकार से, क्षेत्रीय और क्रमबद्ध, दो तरीकों से किया जाता है। क्षेत्रीय और क्रमबद्ध तरीके कौन कौन से हैं? तो अभी इन दो तरीकों से ही पढ़ रहे हैं हम जो अभी इस जनरेशन में हम पढ़ रहे हैं स्कूल और कॉलेजों में, तो दो तरीकों से पढ़ रहे हैं, एक तो क्रमबद्ध भूगोल, एक क्षेत्रीय भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु, जैव विज्ञान, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, स्वास्थ्य भूगोल और आदि उप विषय शामिल है। ठीक है। जबकि क्षेत्रीय भूगोल में प्रादेशिक भूगोल, क्षेत्रीय विज्ञान, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक योजना, क्षेत्र योजना आदि विषय शामिल है। तो इन दो तरीकों से हम आज के टाइम पे इस भूगोल ज्योग्राफी को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ रहे हैं। तो ये था पूरा, मैंने आपको जो 10वीं सदी ईसा पूर्व से लेके वर्तमान तक 20वीं सदी तक आपको जो बताया है कि भूगोल का विकास किस टाइप से हुआ, कौन कौन से महान व्यक्ति आए जिन्होंने इसमें एक बड़ा ही कदम, अहम कदम उठाया और इसे हमारे तक पहुंचाया, इस जनरेशन तक। और हमारा भी ये काम बनता है कि और चीज सर्च करके, और चीज इसमें ऐड करके आगे की जनरेशन को ये सब्जेक्ट परोसा जाए एक अच्छी तरीके से। जिस प्रकार हम इसे इंटरेस्ट के साथ बड़े मजे लेके पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार आगे की जनरेशन भी इसे इसी प्रकार पढ़े। हमारी जनरेशन तक तो ये एंड होता नहीं है, आगे भी ये सब्जेक्ट और आगे बढ़ेगा और विस्तृत होता जाएगा और इसकी व्याख्या होगी और इस पे चर्चा होगी और ये स्कूल और कॉलेजों में और बड़ा टॉपिक या सब्जेक्ट बनेगा। तो इसमें आगे और क्या होता है ये तो हमें पता नहीं, पर शुरुआत से लेके अब तक की हमने इस सब्जेक्ट पे बात कर ली है कि ये एक सब्जेक्ट के रूप में कैसे उभर कर आया, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी ग्रोथ कैसे हुई। तो ये था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर ज्योग्राफी पढ़ने वाले को ही नहीं बल्कि सभी को जानना आवश्यक है कि इस चीज का विकास कैसे हुआ। ये हम पढ़ तो रहे हैं पर विकास कैसे हुआ, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आपको जानना अति आवश्यक है। तो भूगोल का विकास एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। हम मिलेंगे किसी दूसरे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब अब जरूर कर लेना, ठीक है। अब आप मेरे हिसाब से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करोगे क्योंकि ऐसे वीडियो, ऐसे नॉलेजफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं।